हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे बोहर मॉडल और उसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। बामर ने अब देखा था कि जब किसी परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखा, परमाणु से क्या हो रही है, विद्युत चुंबकीय किरणें जब बाहर निकल रही है, उसको मैंने स्पेक्ट्रम देखा तो वह स्पेक्ट्रम सतत ना होके कैसा था, उसमें कुछ चमकीली रेखाएं थी, बाकी सारा काला था। ये बामर ने इसका फॉर्मूला भी दिया था, मैंने कल इसके बारे में सारा डिस्कस किया था। आज इसकी व्याख्या हम करेंगे बोहर मॉडल के द्वारा। बोहर मॉडल क्या कहता है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ये नाभिक है कोई, ये है पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, ठीक है। पहली कक्षा है, इसको मैंने ले लिया N1 और ये ले ली N2। अब क्या होगा, इस कक्षा से ऊर्जा लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, उच्च कक्षा में गया। क्या होता है कि हाइड्रोजन किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में किसी कारण से उसको क्या मिली, ऊर्जा मिली, वो कहाँ चला गया, उच्च कक्षा में चला गया। लिख सकते हैं, ये बोहर ने बताई थी। अब जब वो वापस उच्च से वापस कहाँ आता है, निम्न में आता है, तब वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो क्या लिखेंगे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमित करता है। और ध्यान रखना, उच्च कक्षा में वो क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अस्थायी होता है। ध्यान रखना, उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है, इस कारण वह पुनः अपनी निम्न कक्षा में संक्रमित करता है। अब ध्यान रखो, जब वो उच्च से वापस निम्न में आएगा तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण के दौरान दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर विद्युत चुंबकीय विकिरणों अंतर के बराबर ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। अब इसको मैथमेटिक्स समझेंगे। यह मैं आपको बात पहले लिखवा चुका हूं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखवाई, अभी वापस कर रहे हैं। इसको मैथमेटिक्स समझते हैं, डायग्राम की वैसे इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है, इसकी मैथमेटिक डेफिनेशन क्या होती है कि जब वो दोनों की ऊर्जा के अंतर के बराबर क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो ध्यान रखना, डेल्टा E बराबर क्या होगा, En2 माइनस En1। और इसके बराबर क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो इस डेल्टा E की जगह क्या आ जाएगा, Hc अपॉन लैम्डा। क्या आ जाएगा, Hc अपॉन लैम्डा। ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको पता है एक तो ये आ गया, और हमें पता है ऊर्जा का सूत्र क्या होता है किसी nवीं कक्षा में, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पता है, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिख रहा है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ ले लूँ, ये ब्रैकेट में, इसके बाद अगली लूँ तो क्या हो जाएगा, Hc अपॉन लैम्डा
बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और एक और आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे और ले, अब यहाँ से देखो ये चीज प्लस हो जाएगी माइनस, एक को आगे एक को पीछे, और एक और चीज यहाँ पे करते हैं कॉमन ले लेते हैं, एच सी अपॉन लेमडा 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/n1 स्क्वायर क्या आ गया बाहर, -1/n2 स्क्वायर क्या रह गया पीछे। और ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये चीज किस में है, ये चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एच सी अपॉन लैम्डा बराबर, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 की घात -19 से गुणा करते हैं, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये आ गया जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं अब आएगा जूल, क्या आ जाएगा जूल, हमने चेंज कर लिया। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इसको 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। ये चेंज करने के लिए आपको ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, इससे भी स्पेस कम पड़ जाएगा। हमें लैम्डा निकालना है, 1/लैम्डा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 अपॉन क्या आ जाएगा एच सी, यहाँ आ गया जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अब देखो ये 1/लैम्डा, यहाँ रखो वैल्यू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19, सी एच क्या होता है प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10 की घात -34। इतनी बार मैंने प्लांक नियतांक को यूज किया ना बच्चों, सारे लेक्चर देखोगे आपको याद आ जाएगा। सी प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की घात 8, यहाँ कितना हो गया जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अब देखो 1/लैम्डा, यहाँ है 13.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.62 इंटू 3 इंटू 19, ये है 34 में से 8 गया, 34 में से 8 गया कितना रहा 26, ऊपर जाते ही 26 में से 19, देखो 10 की घात -19 इंटू 10 की घात 34 इंटू 10 की घात -8, ये माइनस का प्लस, ये हो गया माइनस, या जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो, आगे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, अच्छे से पूरा सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको क्या कर लो, अच्छे से क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, अच्छे से समझना। मैथमेटिक्स बोहर के मॉडल से चल रहा है, ये सारी बातें, ये जो चीज आई वो कहाँ से आई है, बोहर के मॉडल से। कहाँ से आई ये चीज, बोहर की तृतीय परिकल्पना से। हम बोहर के मॉडल से आगे बढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे, सारी बात बोहर के मॉडल के बेसिस के ऊपर भी। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, हो गया हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, मैं अब देखो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो ध्यान रखना 1/लैम्डा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना बच्चों, ये है -19 है, प्लस का क्या है 34, माइनस का क्या है 8 है,
इसको जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो 10 की घात कितना आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7। और इसको सॉल्व करूंगा तो देख लो पूरा, एक बार पॉइंट हटा के देख लेते हैं। 136 इंटू 16 बटा 662 इंटू 3, यही है। देखो ये पॉइंट हट गए, इंटू 10 की घात रह गया 7, 19 8 27, 27 और 7 34 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो आएगा 1.097 इंटू 10 की घात 7 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो ये जो होता है ये होता है आर के रिडबर्ग नियतांक के क्या होता है, बराबर। अभी मैंने जब बामर श्रेणी बताई तब आपको बताया था ये चीज किसके बराबर होती है, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ पे आर क्या है, आर है रिडबर्ग नियतांक। क्या है, रिडबर्ग नियतांक। और z क्या है, z है रिडबर्ग नियतांक। मान कितना होता है 1.097 इंटू 10 की घात 7 मीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे 1/λ है, ये सारा संख्यात्मक मान है। लैम्डा दूरी होती है, लैम्डा का विपरीत क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। देखो ना r बराबर 1/λ, ये तो क्या है संख्यात्मक मान, मात्रक नहीं होता। तो r बराबर 1/λ, लैम्डा दूरी होती है, तो दूरी का मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर, इसका क्या हो गया मीटर इनवर्स। और z क्या है, z है परमाणु क्रमांक। अब देखो इसको हम पूरा, ये हमारा आ गया फाइनल फार्मूला बोहर मॉडल से। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ बामर के सूत्र से, तो अपना आंसर भी वही आएगा। अभी हम कंपेयर करेंगे, एक बार आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। ये हमारा फाइनल फार्मूला है, इससे मैं सारी अलग अलग श्रेणियों की बात करूंगा। तो ये फार्मूला बोहर मॉडल से आया। या एक और चीज, हम लोग केवल बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, या एक और चीज लिख सकते हैं, हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। और हाइड्रोजन परमाणु की जब बात करूंगा तो Z का मान कितना हो जाएगा, Z का मान हो जाएगा 1। तो क्या लिखेंगे, 1/λ बराबर R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ध्यान रखना n1 n2, n1 मतलब कौन सी कक्षा में वो आ रहा है, n2 मतलब कहां से आ रहा है। n1 है निम्न कक्षा या निम्न ऊर्जा स्तर। यहाँ कक्षा से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या आता है, ऊर्जा स्तर। कक्षा बोलो है तो वही, पर हम ज्यादा अच्छा वर्ड बोलेंगे ऊर्जा स्तर। और n2 बराबर हो जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर। क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह से पूरी बात को समझ गए होंगे आप। अब मैं कंपैरिजन भी करूंगा इसका, ध्यान रखना। अब देखो ये फॉर्मूला है बच्चों हमारा सामने, यहाँ से हम अलग अलग तरंग दैर्ध्य की बात कर सकते हैं, यहाँ से हम अलग अलग तरंग दैर्ध्य की बात कर सकते हैं। बामर ने क्या किया था, बामर ने n1 का मान कितना ले लिया था, 2। बामर ने n1 का मान कितना लिया था, 2 लिया था। n2 2 के बाद कुछ भी हो सकता है। तो ये अलग अलग श्रेणियां बनती है इस फॉर्मूले के आधार पे। और ये हमारी, अब होता क्या है, क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में जा रहा है, निम्न से ऊपर चला गया, ऊर्जा लेके कहां चला गया, इसने कुछ ऊर्जा ग्रहण की, कहां चला गया, ऊपरी ऊर्जा स्तर। यहाँ पर ये क्या होता है, अस्थायी। क्या होता है, अस्थायी। बहुत कम समय के लिए वहां पर रुकता है। कितने समय के लिए, बहुत कम, 10 की घात -8 सेकंड के लिए रुकता है, देन वापस नीचे आता है। नीचे आता है तो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इस आधार पर हमको बहुत सारी अलग अलग तरह की श्रेणियां बनती दिखाई देती है। अब वो श्रेणियां कैसे बनेगी इसको हम समझेंगे, ध्यान रखना। तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां। फॉर्मूला आपके सामने है, अभी हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां। बामर ने केवल एक ही भाग में देखी थी, कौन से भाग में, दृश्य भाग में। कौन से भाग में, दृश्य, जो प्रकाश हमको दिखाई देता है ना, VIBGYOR, इसके बाद भी प्रकाश होता है, इसके बाद भी होता है। बामर का स्पेक्ट्रम केवल दृश्य भाग का था, बाकी वैज्ञानिकों का स्पेक्ट्रम अलग अलग भाग में था, उन्होंने उस स्पेक्ट्रम का अध्ययन भी किया था। तो ऐसे काफी सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणियां दी थी, उसकी हम बात करेंगे, हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां।
आप केमिस्ट्री में डायरेक्ट पढ़ते हो, मैं यहाँ पे पूरा प्रूफ करवाया, वहाँ फॉर्मूले डायरेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे हम उनकी क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में क्या होगा, ध्यान रखना, लाइमन श्रेणी में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है, कहीं से भी, कहां आ रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है या संक्रमित होता है, तब ध्यान रखना जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो लाइमन श्रेणी कहलाता है। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइमन श्रेणी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला तो देखो अभी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 का मान अपने को 1 लैम्डा बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर लाइमन श्रेणी के लिए ध्यान रखना, n1 का मान कितना हो जाएगा, n1 का मान हो जाएगा बच्चों 1 और n2 का मान 2 3 4 से लेके कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 लैम्डा बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये लाइमन श्रेणी का फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना, कोई भी ऊर्जा स्तर से, जैसे ये है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हमेशा कहाँ आए, पहले ऊर्जा स्तर में आएगा, तो कैसी श्रेणी बनेगी, लाइमन श्रेणी। कैसी श्रेणी बनेगी, लाइमन। किसी भी अन्य ऊर्जा स्तर से अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आता है तब हमको कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, ध्यान रखना। और यह कौन से भाग में पाई जाती है, यह पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, लाइमन श्रेणी, ध्यान रखना, यह पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी, ध्यान रखना। ये तो प्रथम ऊर्जा स्तर, यहाँ पे n1 बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। फिर बात करते हैं हम बामर श्रेणी की। इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियां हैं जिसकी हम बात करेंगे, इसको नोट कर लो आप। अब बात करता हूं बामर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में, बामर श्रेणी के बारे में, ध्यान रखना। बामर श्रेणी क्या लिखेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन या मैं इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर n1 बराबर क्या आ जाएगा, 2, संक्रमित करता है। क्या करता है, संक्रमित करता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, कौन से ऊर्जा स्तर में, द्वितीय, n1 का मान कितना हो गया, 2, n2 का मान कितना हो गया, 3 4 5 से लेके इंफिनिटी। और ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ध्यान रखना। तो ये जो फॉर्मूला है बामर का है। और ध्यान रखना, बामर ने इसको देखा था और ये कहाँ पाई जाती है, दृश्य भाग में पाई जाती है। यह विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसके दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। आपने देखा होगा ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, दृश्य क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, अलग अलग तरह की तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है उसके दृश्य भाग में। और ध्यान रखना, इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। इसका अध्ययन बामर ने किया था, 1865 के आसपास इसका अध्ययन किया था बामर ने, ध्यान रखना, सॉरी 85 में अध्ययन किया था। तीसरी बच्चों श्रेणी होती है वो कौन सी होती है, पाश्चन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। ये दूसरी, ये दूसरा है, इसको नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे पाश्चन श्रेणी के बारे में। किसके बारे में, पाश्चन श्रेणी। आपने सारा ये 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, पर वहां पे हम पूरा एक एक करके पूरी चीज को समझ रहे हैं। वहां पे डेरिवेशन नहीं होते थे केमिस्ट्री में, ध्यान रखना। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है,
किसमें? तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है। तब n1 बराबर क्या हो जाएगा 3, n2 बराबर क्या हो जाएगा 4, 5, 6 से लेके इंफिनिटी, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यह अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ये श्रेणी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो हो गया लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी। पास्टन क्या? ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद फंड होती है। 5 श्रेणियां होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ब्रैकेट श्रेणी। इसमें क्या कर देंगे 4 या कर देंगे ब्रैकेट बोलता है कोई, ब्रैकेट बोलता है, एक ही बात है। नाम में तो कोई इतना लोड नहीं लेना है। ये हो गया 4। उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर। कौन से ऊर्जा स्तर? चतुर्थ ऊर्जा स्तर में n1 बराबर क्या हो गया 4, n2 बराबर कितना हो गया 5, 6, 7 से लेके। तो ध्यान रखना ये हो गया 4 का स्क्वायर, और ये भी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना, चाहे पास्टन हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे फंड हो, अवरक्त क्षेत्र बड़ा होता है। ये सारी श्रेणियां किस में पाई जाती है? अवरक्त भाग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अवरक्त भाग में पाई जाती है। तो ये कौन सी श्रेणी होगी? ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो गई? ब्रैकेट श्रेणी हो गई। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या आ जाएगी? फुंड श्रेणी या फंड श्रेणी, एक ही बात है, फुंड या फंड। 5वां, और ध्यान रखना इसमें पंचम ऊर्जा स्तर किसमें संक्रमित करेगा? पंचम ऊर्जा स्तर। n1 बराबर क्या हो जाएगा 5, ये n1 बराबर 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8 से लेके, और ये 5 का स्क्वायर। और ये भी कौन से भाग में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छे से इसको नोट कर लो। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम का जब अध्ययन किया तो वास्तव में स्पेक्ट्रम इसी प्रकार की श्रेणियां हमको वास्तव में प्राप्त होती है। इस कारण क्या करता है बोहर, इस मॉडल को क्या करता है? पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या कर पाता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूर्ण व्याख्या कर पाता है। अब एक डायग्राम से इन श्रेणियों को समझाते हैं। एक डायग्राम लेता हूं जिसमें हम सारी श्रेणियों की बात करते हैं, आपको एक एक करके थोड़ी चीजें और क्लियर कर देते हैं। तो मैं ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम हम देखते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। अब देखो बच्चों, पूरा स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से एक ही डायग्राम के अंदर सारी बातें, आपने डायग्राम 11th क्लास में पढ़ा होगा। आज इस डायग्राम को हम पूरा अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखना, हम बात करते हैं, ये लाइन है हमारी मूल ऊर्जा स्तर, प्रथम ऊर्जा स्तर जिसको बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। डायग्राम में आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा नीचे हो गया। ये n बराबर 1, ये ऊर्जा आ जाएगी। यहाँ ऊपर जाने पर यहाँ मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं हम लोग। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा रखा है, बता रखा हूँ। ये n बराबर 1 हो गया प्रथम ऊर्जा स्तर, ये हो गया n बराबर 2 द्वितीय ऊर्जा स्तर, ये हो गया n बराबर 3 तृतीय ऊर्जा स्तर, ये हो गया n बराबर 4 चतुर्थ ऊर्जा स्तर। ऊपर जाने पर गैप कम हो रहा है, n बराबर 5 पंचम ऊर्जा स्तर, n बराबर 6 छठा ऊर्जा स्तर, n बराबर 7 सातवां ऊर्जा स्तर, n बराबर 8 आठवां ऊर्जा स्तर। ऊपर जाने पे गैप क्या होगा? कम हो जाएगा। ध्यान रखना, अलग अलग ऊर्जा स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ऊपरी ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा हो, ध्यान रखना ये यहाँ से पहले में, अगर कहाँ पे आएगा? पहले ऊर्जा स्तर में आएगा। कहीं से भी आ रहा, आना किस में चाहिए? पहले ऊर्जा स्तर में। किस में आना चाहिए? पहले ऊर्जा स्तर में। तब जो श्रेणी प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी। तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है? लाइमन। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो आपको समझना, सीधा करके थोड़ा सा भी हाथ से बना हुआ टेढ़ा बन गया। अब दूसरा,
अब जब द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, ये सॉरी यहाँ से तो नहीं, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, उल्टा स्टार्ट किया मैंने। ये तीसरे से आ गया, चौथे से आ गया, पांचवे से आ गया, छठे से आ गया, सातवें से आ गया और ये आठवें से आ गया। ये कौन सी श्रेणी बन गई? ये बन गई बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? बामर। और अगर तीसरे ऊर्जा स्तर में आ गया, ये 1, एक वापस उल्टा कर दिया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये कौन सी श्रेणी बन रही है? पाँचतन श्रेणी। और अगर चौथे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, ये कौन सी बन रही है? ब्रैकेट श्रेणी। और अगर लास्ट ऊर्जा स्तर में आ रहा है, ये कौन सी बन रही है? पुंड श्रेणी या फंड श्रेणी। तो ये अलग अलग श्रेणियां हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्राप्त होती है, ध्यान रखना। ये लाइमन श्रेणी है, ये बामर, ये पास्टन, ब्रैकेट, फंड। ये ध्यान रखना कौन से भाग में पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पराबैंगनी क्षेत्र में। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दृश्य क्षेत्र में। और ध्यान रखना ये कौन से क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में। ये भी किस में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में। और ये भी किस में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है ये मॉडल। ध्यान रखना पूरे स्पेक्ट्रम की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है बोहर का परमाणु मॉडल। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं और भी अच्छे तरीके से हम डायग्राम टेबल के रूप में हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, पर ये तरीका बेस्ट है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। अब बच्चों केवल एक ही चीज़ रही, वो रही इनके न्यूमेरिकल इसके आधार पे। तो एक लेक्चर मुझे आप और दे दो, 30 मिनट का और लेक्चर बनाऊंगा एक, जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, चैप्टर हो जाएगा पूरा। फिर बच्चों आ जाएंगे आपके अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी। क्या नाम है? नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये चैप्टर है जिसमें हम सारी अगली बातें कर लेंगे। और आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों अब बस आपका प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक करें, क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा देखें। अब नया चैप्टर इसके बाद नाभिकीय भौतिकी, एक लेक्चर के बाद और हम नाभिकीय भौतिकी स्टार्ट कर लेंगे। बच्चों 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 14वां, अब 15वां चैप्टर, ये भी 4 या 5 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हटा दी इसके अंदर, तो ये भी पूरा हो जाएगा। और देखो हम सिलेबस में आपको करवा रहा हूँ, आपको लगता है कि बहुत कम हुआ है, बहुत ज़्यादा हमने 100 लेक्चर अपलोड किए हैं, और इतने लेक्चर अपलोड करना हम सोचो कितना हमें मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग सपोर्ट करते रहे, यहीं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर, आप देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इसको लाइक करोगे उससे हमें क्या होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप करोगे तो हम मोटिवेट होंगे, तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। और एक और चीज़, स्कूल के अंदर 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर के नोट्स मिल रहे हैं, ले जाके फोटो कॉपी करवा लो। बहुत अच्छे नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए। अब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फोटो कॉपी आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। बाकी किसी को चाहिए पीडीएफ तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा देन, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।